पीएम मोदी ने एक बार फिर विपक्ष की बोलती बंद कर दी है। जो लोग पीएम पर सवाल उठा रहे थे वो अब कुछ भी बोलने लायक नहीं रह गए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और गांधी परिवार के करीबी नेताओं को कांग्रेस के बड़े नेताओं का साथ भी नहीं मिल रहा, और ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि पीएम मोदी के लिए देश सर्वोपरि है और वो लगातार देश हित में काम कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस के नेता भी उनका गुणगान कर रहे हैं। दर्शकों, ये दौर भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक और राजनीतिक चेतना की सालों की मानसिकता गुलामी और गुमनामी भय से मुक्त करने का है। विगत एक दशक में राष्ट्र की उत्तरोत्तर प्रगति को देखकर कभी कभी लगता है कि सही मायनों में भारत 1947 में नहीं बल्कि 2014 में ही स्वतंत्र हुआ है। 1947 में जो स्वतंत्रता हमें मिली थी उसके साथ विभाजन की त्रासदी, अखंडित भारत और बौद्धिकता के नाम पर आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद का भय भी था। हम स्वतंत्र हुए लेकिन हमारी आत्मा किसी बंधन में थी। लेकिन 2014 में सरकार के आने के बाद वर्तमान मोदी सरकार के शीर्ष नेतृत्व से सबसे पहले ऐसे निर्णय लेने का साहस मिला जिससे हम स्वतंत्रता की सौंधी महक को अनुभव कर सके। आज मोदी सरकार डंके की चोट पर फैसला लेती है, जबकि पहले की सरकारें विदेशी ताकतों के आगे नतमस्तक रहा करती थी। लेकिन आज ईरान युद्ध के बाद कांग्रेस के नेता मोदी सरकार की विदेश नीतियों को फेल बता रहे हैं। उन्हें तगड़ा झटका लगा है क्योंकि कांग्रेस के लोग ईरान से दोस्ती का हवाला देकर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या की निंदा न करने के लिए पीएम मोदी पर निशाना साध रहे थे। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि खामेनेई की हत्या की निंदा न करके पीएम मोदी ने देश को संकट में डाल दिया, क्योंकि अगर मोदी सरकार ईरान का समर्थन करती तो ईरान हमारे जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने देता। विपक्ष के नेताओं ने यह भी दावा किया कि ईरान चीन के जहाजों को जाने दे रहा है लेकिन भारत के तेल टैंकरों को नहीं जाने दे रहा। लेकिन विपक्ष का यह दावा गलत साबित हुआ। भारत के कई तेल टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे हैं। वहीं अब खबर आई है कि पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच ईरान की नौसेना भारतीय एलपीजी टैंकर के लिए संकट मोचक साबित हुई है। दरअसल ईरानी नौसेना ने पिछले सप्ताह एक भारतीय एलपीजी टैंकर को होर्मुज से सुरक्षित रूप से गुजरने में मदद की। ये जानकारी जहाज पर सवार एक वरिष्ठ अधिकारी ने समाचार पत्र ब्लूमबर्ग के जरिए दी। इस तरह की मदद से भारत सरकार की कूटनीति की जीत ही हो रही है। ये घटना दर्शाती है कि संघर्ष के तीव्र होने के बावजूद कूटनीति और चुनिंदा समन्वय किस तरह सीमित समुद्री आवागमन को संभव बना सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी लगातार ईरान के विदेश मंत्री के संपर्क में बने हुए हैं और फंसे जहाजों को निकलवाने की कोशिश में लगे हैं। वहीं यूएई ने भारत को आश्वस्त किया है कि खाड़ी देश में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और ईरान के हमलों के बीच यूएई ने कहा है कि वहां रहने वाले भारतीय सुरक्षित हैं और उनके साथ परिवार की तरह व्यवहार किया जाता है। मतलब बिना तुष्टीकरण के ईरान और यूएई जैसे देश भारत के समर्थन में हैं। वहीं कुछ देश तो ये भी कह रहे हैं कि भारत ही युद्ध रुकवा सकता है। संयुक्त अरब अमीरात और फिनलैंड सबसे आगे है इस बात पे। वहीं कांग्रेस के दो वरिष्ठ सांसद शशि थरूर और मनीष तिवारी ने ईरान और अमेरिकी इजरायल संघर्ष के बीच भारत की विदेश नीति की तारीफ की। दर्शकों, पीएम मोदी देश हित में काम करने पर फोकस करते हैं, लेकिन विपक्ष के लोग सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। वहीं आप दर्शक भी मानते हैं कि पीएम मोदी की विदेश नीति सही ट्रैक पर है, तो कमेंट में यस और गुड मोदी जरूर लिखिए ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। इस खबर में आगे बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में कि कैसे कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखते रहिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। भारत ने अमेरिकी आयोग को करारा जवाब दिया है। दरअसल अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की हालिया रिपोर्ट की भारत के 275 पूर्व जजों, नौकरशाहों और सशस्त्र बलों के पूर्व अधिकारियों ने आलोचना की है। इस रिपोर्ट में आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की गई है। उन्होंने इसे निहित स्वार्थ से प्रेरित करार दिया और कहा कि इसमें बौद्धिक दिवालियापन और विकृत निष्कर्ष प्रदर्शित होता है। एक संयुक्त बयान में उन्होंने अमेरिकी सरकार से यूएससीआईएसआरएफ की इस अत्यधिक पक्षपातपूर्ण और निराधार रिपोर्ट में योगदान देने वाले सभी लोगों की पृष्ठभूमि की जांच करने का आग्रह किया है। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी पर दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दौरान एक दलित युवक की हत्या के मामले में तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरुप्रकाश पासवान ने राहुल गांधी पर राजनीतिक अवसरवादिता का आरोप लगाया है। साथ ही दावा भी किया कि जब भी सामाजिक न्याय और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के बीच चुनाव करना होता है तो वो हमेशा अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का ही पक्ष लेते हैं। उन्होंने दलित युवक की हत्या के बाद राहुल गांधी के
उत्तम नगर न जाने पर भी सवाल खड़े किए। गुरुप्रकाश पासवान ने ये भी कहा कि उत्तम नगर की घटना एक बात साबित करती है कि जब भी सामाजिक न्याय, संवैधानिक मूल्यों और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के बीच चुनाव करना हो, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा तुष्टीकरण का ही रास्ता चुना है। बीजेपी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब राहुल गांधी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर किए गए एक पोस्ट में इस मामले को लेकर बीजेपी पर नफरत और हिंसा फैलाने का आरोप लगाया था। दर्शकों, तुष्टीकरण के चक्कर में कांग्रेस के नेता सारी हदें पार कर चुके हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या पर निंदा न करने को लेकर कांग्रेस के लोग अपने देश के प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी की आलोचना की है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के मोहम्मद दीपक को 10 जनपद बुलाकर राहुल गांधी ने गले लगाया था। मोहम्मद दीपक के जरिए राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा था, लेकिन उत्तम नगर के तरुण के परिवार से मिलने का समय राहुल गांधी के पास नहीं है। हालांकि जिस मोहम्मद दीपक की राहुल गांधी जमकर तारीफ कर रहे थे, उसकी पोल खुल गई। दरअसल मोहम्मद दीपक उत्तराखंड के कोटद्वार में जिम चलाते हैं। 26 जनवरी को एक मुस्लिम दुकानदार और हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद के चलते सुर्खियों में वो आए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने खुद उन्हें 10 जनपद बुलाकर गले लगाया था और कहा था कि दीपक ने जो किया है उससे बड़ी देशभक्ति कुछ और नहीं। लेकिन अब दीपक नई मुश्किलों में है। अपने खिलाफ दर्ज मुकदमा खारिज कराने उत्तराखंड हाईकोर्ट पहुंचे दीपक को अदालत ने कड़ी फटकार लगाई। याचिका को तो खारिज कर दिया गया, लेकिन उनके खिलाफ गैंग ऑर्डर भी जारी कर दिया गया। आखिर ये नौबत आई कैसे, आइए समझते हैं। मोहम्मद दीपक के खिलाफ 26 जनवरी को हुए घटना के संबंध दंगा भड़काने, साथ ही चोट पहुंचाने और शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमानित करने के आरोप में एक स्थानीय निवासी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। दीपक ने एफआईआर रद्द कराने के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट का रुख किया था। दीपक ने याचिका में अपने और अपने परिवार की पुलिस सुरक्षा की मांग की थी। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ पक्षपात के आरोप में जांच कराने और नफरती भाषण देने वाले पर एफआईआर की भी मांग की गई थी। लेकिन हाईकोर्ट से राहुल गांधी के चहीते मोहम्मद दीपक को तगड़ी फटकार पड़ी। दरअसल हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाते हुए दीपक की एफआईआर रद्द करने की मांग खारिज कर दी। इसके अलावा उन्हें फटकार लगाते हुए पूछा गया कि एक आरोपी पुलिस सुरक्षा की मांग कैसे कर सकता है। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई जैसे अनुरोध पर भी आड़े हाथों लिया गया। कोर्ट का कहना था कि ये सब जांच को प्रभावित करने की कोशिश है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने दीपक को जांच पूरी होने तक सोशल मीडिया पर बेवजह ऐसे कमेंट्स नहीं करने का आदेश दिया जिससे जांच प्रभावित हो। इससे पहले हाईकोर्ट की राकेश थपलियाल की बेंच ने दीपक के खाते में आ रहे चंदे का भी हिसाब मांगा। दीपक का कहना है कि 26 जनवरी की घटना का वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें 100 से 500 रुपए तक का चंदा मिल रहा है। उनके खाते में करीब 80,000 रुपए आए हैं। ये पैसा देश भर में उन्हें मिले सपोर्ट की वजह से लोगों ने खुद दिया था, उन्होंने मांगा नहीं था। कोर्ट ने इस लेन देन का पूरा ब्यौरा तलब किया है। आपको बता दें कि दीपक कुमार 26 जनवरी को उस वक्त चर्चा में आए थे जब कोटद्वार में अपने दोस्त के पिता वकील अहमद की बाबा स्कूल गारमेंट्स दुकान का नाम बदलने को लेकर उनकी हिंदूवादी कार्यकर्ताओं से बहस हुई थी। कार्यकर्ता दुकान के नाम से बाबा शब्द हटाने का दबाव बना रहे थे। वहीं दीपक ने इसका विरोध किया था। वहीं जब लोगों ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। ये मामला बहुत गरमाया था और कोटद्वार में कई दिनों तक इसके लिए तनाव भी रहा। दीपक का वीडियो जमकर वायरल हुआ, जिसके बाद ये राजनीतिक मुद्दा भी बन गया। वहीं विपक्ष दीपक के बहाने विपक्ष ने तुष्टीकरण की राजनीति को खूब हवा दी। राहुल गांधी ने मोहम्मद दीपक की तारीफ की, उन्हें दिल्ली में 10 जनपद बुलाकर मुलाकात की। कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी से भी उनका मिलना हुआ। राहुल ने खुद दीपक से मुलाकात का वीडियो एक्स पर जारी करते हुए लिखा कि दीपक नफरत के सामने डट कर खड़े हुए, कमजोर की हिफाजत की, इससे बड़ी देशभक्ति नहीं हो सकती। राहुल ने दीपक की जिम की मेंबरशिप लेने की बात कही, लेकिन उनकी खुद की स्थिति डामाडोल हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विवाद से पहले दीपक के जिम में करीब 150 मेंबर्स थे, जिसकी संख्या अब घटकर 15 से भी कम रह गई है। उनकी कमाई कम हो गई है। वहीं अब जिस तरह से दीपक को हाई कोर्ट से फटकार लगी, उससे सवाल उठ रहे हैं। राफेल डील पर चौकीदार चोर है से लेकर चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है के अलावा वोट चोरी जैसे राहुल गांधी के मुद्दे फ्लॉप साबित हुए। चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है वाले मुद्दे पर तो सुप्रीम कोर्ट में फंसने के बाद राहुल गांधी ने यू टर्न ले लिया। सुप्रीम कोर्ट में जब जज साहब ने पूछा कि आपके पास क्या सबूत है कि चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है, तो राहुल गांधी के वकील ने कहा कि विपक्ष के नेता है, इसलिए मीडिया में छपी खबर के आधार पर वो ये आरोप लगा रहे थे। जिसके बाद फटकार लगाते हुए जज साहब ने ये तक कह दिया कि आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। जिसके बाद कांग्रेस के नेताओं को काफी मिर्ची लगी। वही वोट चोरी के मामले पर भी हलफनामा न देकर और सुप्रीम कोर्ट न जाकर राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि उनके पास सबूत नहीं थे।
वहीं अब एक बार फिर कांग्रेस की पोल खुल गई है। दर्शकों, केंद्र सरकार ने आईटी एक्ट की धारा 69(a) का इस्तेमाल करते हुए हाल ही में कई ऐसे एक्स हैंडल्स पर कार्रवाई की है जिसके माध्यम से सोशल मीडिया पर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। ये एक्स हैंडल अधिकतर विपक्षी पार्टियों और उनके इकोसिस्टम से जुड़े थे जिन्हें भारत में विचहेल्ड कर दिया गया है। लेकिन इस घटना के बाद कांग्रेस ने सरकार पर अभिव्यक्ति की आजादी छीनने का आरोप लगाते हुए अभियान शुरू कर दिया। कांग्रेस आईटी सेल की प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुप्रिया श्रीनेत ने इस कदम को बढ़ती सेंसरशिप की संस्कृति बताया और केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वो असहमति को दबा रही है और अपनी नीतियों की आलोचना करने वालों पर हमला कर रही है। लेकिन अब एक और मामले को लेकर कांग्रेस और उनके समर्थक एक्सपोज हो गए हैं। दरअसल असम विधानसभा चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर एक भ्रामक दावा तेजी से फैलाया जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने असम में अपनी पार्टी के कार्यालय में ही तोड़फोड़ की है। इस गलत दावे की शुरुआत कांग्रेस प्रवक्ता रीतम सिंह ने की। रीतम सिंह ने अपने एक पोस्ट में आरोप लगाया कि बीजेपी के 90 टिकटों में से 30 पूर्व कांग्रेस नेताओं को दिए जाने के बाद पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ हुई। रीतम सिंह ने यह भी दावा किया कि जन आक्रोश के चलते देर रात गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ एक आपात बैठक हुई। बीजेपी असम के उपाध्यक्ष जयंता कुमार दास ने भी विरोध जताते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा को चुनौती दी कि वो उनके दिसपुर विधानसभा क्षेत्र स्थित वाजपेयी भवन मुख्यालय में आकर दिखाएं। रीतम सिंह ने अपने दावों को और आगे बढ़ाते हुए कहा कि पुराने बीजेपी और आरएसएस कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के बड़े पैमाने पर इस्तीफे हो रहे हैं क्योंकि उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया, जबकि कांग्रेस पृष्ठभूमि से आए युवा नेताओं को 10 टिकट दिए गए। उन्होंने आगे यह भी आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के पुराने विधायक और नेता खुले तौर पर हेमंत बिस्वा शर्मा पर निशाना साध रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सर्बानंद सोनोवाल दिल्ली से हेमंत बिस्वा शर्मा के चुनावी भविष्य के खिलाफ तख्ता पलट की योजना बना रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता रीतम सिंह द्वारा असम बीजेपी और हेमंत बिस्वा शर्मा को लेकर फैलाए गए इन झूठे और साजिशपूर्ण दावों को सोशल मीडिया पर कई लोगों ने आगे बढ़ाया। इसमें वामपंथी झुकाव वाले प्रोपेगेंडा पोर्टल द वायर के संस्थापक एमके वेणु भी शामिल रहे। फर्जी दावे को आगे बढ़ाते हुए एमके वेणु ने एक्स पर लिखा कि बीजेपी के भीतर जो हो रहा है उसे कोई टीवी चैनल नहीं दिखाएगा। अगर यही कांग्रेस में हुआ होता तो मीडिया अब तक इसे राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका बता चुका होता। हालांकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। जिस घटना को असम का बताया जा रहा है वो वहां हुई ही नहीं थी। दरअसल ये घटना सोमवार को पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में हुई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता उस वक्त नाराज हो गए जब चुनावी टिकट परितोष रॉय को दिया गया, जिन्हें सत्तारूढ़ टीएमसी सरकार के करीबी नेता के तौर पर देखा जाता है। वहीं कांग्रेस नेता रीतम सिंह और द वायर के संस्थापक एमके वेणु के पोस्ट पर जवाब देते हुए बीजेपी नेता और असम सरकार में मंत्री पीयूष हजारिका ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि द वायर के मालिक श्री एमके वेणु कांग्रेस के मियां आईटी सेल की एक फेक न्यूज बढ़ावा दे रहे हैं। ये बताए जाने के बाद भी कि वो जगह असम में नहीं है, एडिटर ने अपना ट्वीट नहीं डिलीट किया। क्या अब कांग्रेस सिद्धार्थ को फेक न्यूज फैलाने वाले एक आउटलेट को चलाने के लिए पैसे देती है? तो देखा आपने कैसे एक बार फिर विपक्ष और उनके समर्थक की पोल खुल गई है। दर्शकों, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनी की हत्या के बाद से कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक ताजा बयान देते हुए ये कहा कि जब अमेरिका और इजरायल द्वारा किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या कर दी जाए तो चुप्पी कैसे कायम रह सकती है? क्या किसी भी जिम्मेदार देश, विशेषकर भारत जिसने तीसरी दुनिया को नेतृत्व प्रदान करने की गौरवशाली विरासत संजोई है, क्या इसके लिए चुप्पी कोई विकल्प है? जब 170 स्कूली बच्चियों की हत्या कर दी जाए तो आप कैसे चुप रह सकते हैं? आपको चुप क्यों रहना है? भारत के प्रधानमंत्री ने अयातुल्ला अली खामनी की हत्या की निंदा करने की हिम्मत भी नहीं दिखाई। कांग्रेस द्वारा उन पर बहुत दबाव डालने के बाद ही वो ईरानी सांस्कृतिक केंद्र गए। मुझे खेद है कि चुप्पी कभी भी विकल्प नहीं हो सकती। दर्शकों, ईरान इजराइल जंग के कारण जहां दुनिया भर में लोग टेंशन में है, वहीं भारत में ही सियासत तेज हो गई है। इस मामले में पूरा विपक्ष चुप्पी साधने के लिए केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया है। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस में दो फाड़ नजर आ रही है। कुछ नेता जहां सरकार के समर्थन में उतर आए हैं तो वहीं कुछ नेता विरोध में उतर आए हैं। मनीष तिवारी और शशि थरूर सरकार के रुख को सही बता रहे हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध पर केंद्र सरकार के रुख की सराहना करते हुए ये कहा
कि सरकार सही कदम उठा रही है और ये संघर्ष भारत का नहीं है। उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत ने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए कूटनीति और तनाव कम करने की प्राथमिकता देते हुए एक रणनीतिक संतुलन दृष्टिकोण बनाए रखा है और लगातार संयम, संवाद और अपने नागरिकों की सुरक्षा का आह्वान किया है। दर्शकों, राहुल गांधी भी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जोर देकर ये कहा कि ईरान युद्ध के कारण खाड़ी में मची उथल पुथल के बीच नरेंद्र मोदी सरकार का संयम कमजोरी नहीं बल्कि ताकत को दर्शाता है। शशि थरूर ने अपने ही पार्टी की लाइन से अलग रुख अपनाते हुए मोदी सरकार की नीति का समर्थन किया। थरूर के अनुसार भारत की चुप्पी को युद्ध के समर्थन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति है। वहीं इससे पहले सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए ये कहा था कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनी की हत्या पर भारत की चुप्पी तटस्थता नहीं बल्कि जिम्मेदारी से पीछे हट। उन्होंने अपने लेख में ये भी कहा कि भारत और ईरान के संबंध सभ्यतागत और रणनीतिक रहे हैं और ऐसे समय में चुप रहना उचित नहीं है। लेकिन शशि थरूर ने सोनिया गांधी के इस रुख से अलग हटते हुए कहा कि निंदा और संवेदना में फर्क होता है। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पवन खेड़ा, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत मोदी सरकार की विदेश नीति को फेल बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर और मनीष तिवारी ने सरकार की विदेश नीति की तारीफ करी है। ऐसे में ये कांग्रेस के लिए किसी झटके से कम नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार को कांग्रेस का भी समर्थन मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें